हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर JIC PGT का एग्ज़ाम देने वाले हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक उद्विकास का आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? सामाजिक उद्विकास का आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर एथियोलॉजी शब्द के प्रयोग करने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी JS मिल हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। पूंजी को एक ऐसा धन बताया जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हेबरमास, हेगल। तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर नवीकरण की अवधारणा किसने दी? इंपॉर्टेंट है, नगर नवीकरण की अवधारणा किसने दी है? रूथ ग्लास, लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूथ ग्लास हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं? रूथ ग्लास कहते हैं शहर के मध्य भाग जो कि पतनशील क्षेत्र है, इसके अलावा निम्न वर्गीय, ठीक है, नगर का मध्य भाग का जो पतनशील एरिया है, क्षेत्र है, और निम्न वर्गीय उनके जो निम्न वर्गीय के जो आवास हैं, घर हैं, उनको बेहतर बनाना और उनके मध्य वर्ग के आवास व सुविधाओं को स्थापित करना है। ठीक है, वहाँ पर मध्य वर्ग के जो आवास हैं व उनकी जो सुविधाएं हैं उसको स्थापित करने के लिए नगर नवीकरण की जो बात है, अवधारणा है, उसमें कही हुई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रूथ ग्लास हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि नकारात्मक संपर्क संभावित अंतरक्रिया को नष्ट कर देता है? जो नकारात्मक संपर्क होता है वो संभावित अंतरक्रिया को नष्ट कर देता है। तो यह कहना किसका है? गिलिन एंड गिलिन का। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आधुनिकतावादी परिवर्तन आता है तब परंपरा के साथ इसका द्वंद्व होता है, यानी संघर्ष होता है। इस संघर्ष में परंपराएं टूट जाती हैं, कहीं तो पूरा परंपरागत समाज का ही विघटन हो जाता है। तो यह कहना किस उपागम से है? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो किस उपागम से संबंधित है? उद्विकासी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या फिर संघर्षात्मक उपागम? तो यहाँ पर मार्क्सवादी उपागम हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि उत्तर आधुनिकता संस्कृति में गहनता की कमी है? वस्तुतः यह संस्कृति सतही संस्कृति होती है, यानी कि जो उत्तर आधुनिकता में जो संस्कृति है उसमें गहनता की कमी है और यह संस्कृति सतही संस्कृति होती है। तो ये कहना किसका है? ऑप्शंस देखिए, देरिडा, फूको, जेमसन, बोडलार्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का जेमसन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया है, निम्न में से कौन इस कथन से संबंधित है? जेमसन, मैकीबेन, जॉर्ज रिट्जर, उल्रिच बेक। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर मैकीबेन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या कहना है कि जो आधुनिक समाज है उसने प्रकृति का ही अंत कर दिया है। ये क्या कहते हैं कि जो प्रदूषण है उसने मनुष्य को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है जहां से मनुष्य की कोई मुक्ति नहीं है। ठीक है, जहां से उसकी कोई मुक्ति नहीं है। और फिर ये क्या कहते हैं कि जो उत्तर आधुनिकता है वह विनाश की इस लीला से खुश नहीं है। उत्तर आधुनिकता विनाश की इस लीला से खुश नहीं है। अगर इस तरीके की बात होती है, स्टेटमेंट पेपर में पूछा जाता है, तो वो भी मैकीबेन का ही कहना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर यह केवल विलंबित पूंजीवाद का ही सांस्कृतिक तर्क है। उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर केवल विलंबित पूंजीवाद का ही सांस्कृतिक तर्क है। तो ये कहना किसका है? जेमसन का कहना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
9 का, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि जो पूंजीवाद है उसका विकास हो रहा है, और इस पूंजीवाद के विकास में सहायक कौन है? उत्तर आधुनिकता की जो संस्कृति है वो है, ठीक है। या यूँ कहें कि उत्तर आधुनिक संस्कृति पूंजीवाद के विकास में मदद कर रही है, उसकी सहायता कर रही है। और ये क्या कहते हैं कि जो उत्तर औद्योगिकीकरण है उसमें पूंजीवाद खत्म होने की अपेक्षा क्या हो रही है? और अधिक विकसित हो रही है, ठीक है। उत्तर औद्योगिकीकरण में पूंजीवाद खत्म होने की जगह और अधिक विकसित हो रहा है। ये बात किसका कहना है? जेमसन का कहना है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिक संस्कृति की संरचना उपभोग पर बनी हुई है, अतः इस समाज का सामाजिक स्त्रीकरण उपभोग पर निर्भर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिक समाज की जो संरचना है वह उपभोग पर बनी हुई है, और इस समाज की जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह भी उपभोग पर ही निर्भर है। बोडिलार्ड है ऑप्शन में, कार्ल मार्क्स है, दुर्खीम है और मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर बोडिलार्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, बोडिलार्ड किससे जो है प्रभावित थे? ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, जहाँ पर मार्क्स क्या कहता है, जो समाज है उसकी जो व्याख्या है या समाज की बात है वह उत्पादन संबंधों के आधार पर करते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। कहते हैं बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही बने हैं, ठीक है। जो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग है वह उत्पादन संबंधों के आधार पर ही इनका निर्माण हुआ है। ये कहना किसका है? मार्क्स का है, ठीक है। और बोडिलार्ड किससे प्रभावित है? मार्क्स से। बोडिलार्ड कहते हैं जो कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज की जो संरचना है वो उपभोग पर बनी है, और यहाँ का जो ये जो समाज है उसका जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह भी उपभोग पर ही निर्भर है। तो ये उनसे बोडिलार्ड मार्क्स से प्रभावित होकर कहते हैं, और कहते हैं कि जो समाज में वे लोग जो ज़्यादा खर्च करते हैं, अधिक खर्च करते हैं, वे उच्च हैं, और जो कम खर्च करते हैं वे निम्न हैं। और ये इस तरीके से जो इनका सामाजिक स्त्रीकरण का जो आधार है वो मार्क्स से हटकर जो है एक अलग नया है, ठीक है। क्या कहते हैं? उत्पादन नहीं, यहाँ पर उसका आधार क्या है? उपभोग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे जाके ये क्या कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज क्या है? एक उपभोग पर आधारित समाज है। आगे जाके ये जो उपभोग है वो उत्पादन को भी क्या कर लेगा? नियंत्रित कर लेगा, ठीक है। क्या कहते हैं बोडिलार्ड कि ये जो उत्तर आधुनिक समाज है वो उपभोग पर आधारित समाज है, और यह आगे जाकर क्या करेगा? जो उपभोग है वह उत्पादन को भी क्या कर लेगा? नियंत्रित कर लेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा किसका कहना है? बोडिलार्ड का, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव विकास के प्रमुख पहलू यहाँ पर कौन से हैं ये बताना है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है क्या सही है, कूट का यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। तो जीवन प्रत्याशा हो जाएगा आपका, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन की दशा ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। महबूब उल हक द्वारा जो मानव विकास प्रतिमान है ये इसका विकास किया गया था इस सूचकांक का, ठीक है। और इसके अंतर्गत 3 प्रतिमान आते हैं। जीवन प्रत्याशा आती है, दूसरा शिक्षा सूचकांक आता है, इसमें शिक्षा सूचकांक में स्कूल अवधि के औसत वर्ष प्लस स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, इन दोनों को शामिल किया गया है। तीसरा है जीवन का स्तर, इसमें आय का सूचकांक भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की अवधारणा किसने दी है? अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी है? मैक्स वेबर, H.J. लॉस्की, आर बेंडिक्स, S.N. आइजेनटॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, S.N. आइजेनटॉट हो जाएगा। इस शब्द का इन्होंने प्रयोग इजराइल की जो नौकरशाही है उसके अध्ययन करने के लिए किया था, इस अवधारणा का प्रयोग, ठीक है। तो नया है, अधिकारी तंत्र विमुक्तिकरण की जो अवधारणा है वो S.N. आइजेनटॉट की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन इस नाम के जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, उसके राइटर कौन है? तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ऑप्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये डी कर लीजिए इसे,
ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास, स्पेंसर, बोटोमोर, योगेश अटल। तो यहाँ पर राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोशल चेंज इन इंडिया, ये जो बुक है वो आपको बतानी है कमेंट करके कि ये किसने लिखी है। ठीक है, सोशल चेंज इन इंडिया ये बुक किसकी है, आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण के लिए जो एम.एन. श्रीनिवास हैं उन्होंने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया। मध्य अधिसीमा का सिद्धांत, सामाजिक विचलन का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत या फिर परिस्थिति एवं भूमिका का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संदर्भ समूह सिद्धांत हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था की यहाँ पर विशेषताएं कौन सी सही है। तो ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है अंतर जातिगत संबंध होता है इसमें, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त होती है इसमें, यह जाति प्रथा के अंतर्गत एक आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी विशेषताएं जजमानी व्यवस्था से रिलेटेड हो जाएंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाजीकरण की विवेचना वंशानुगत तथा पर्यावरण के आधार पर की है। अब ये नया है, समाजीकरण की बात वंशानुगत या पर्यावरण, ठीक है, वंशानुगत प्लस पर्यावरण के आधार पर किसने की है। F.H. गिडिंग्स, L.F. वॉर्ड, C.H. कूले या फिर जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, L.F. वॉर्ड हो जाएगा। इन्होंने समाजीकरण की बात वंशानुगत और पर्यावरण के आधार पर की है, L.F. वॉर्ड ने। यहाँ पर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव के रूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, पहले तो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, इसमें उतार चढ़ाव के रूप में बात करते हुए सीमाओं का सिद्धांत। ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है। अगर आपने पहले वीडियोस देखी हुई है मेरी तो आप बता लेंगे किसका है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जब कोई सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो उसे अपनी गति को क्या करना पड़ता है, वापस उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है। चाहे कोई भी व्यवस्था कितनी ही अच्छी या फिर कितनी ही बुरी क्यों ना हो, सबकी विकसित होने की क्या होती है, एक सीमा होती है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, परिवर्तन को किस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं यानी कि इंद्रिय परक व आदर्शात्मक संस्कृति के बीच में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है वेबलन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नांकित में से किस एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। कार्य करने के मूलभूत संवेग, प्रौद्योगिकीय प्रविधियां, उत्पादन की पद्धति या फिर आदत एवं विचारधारा। तो यहाँ पर राइट आंसर उत्पादन की पद्धति, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, वेबलन क्या कहते हैं, कार्य करने की जो प्रवृत्तियां होती हैं ये कई तरह की होती हैं। ठीक है, जो कार्य करने की जो प्रवृत्तियां होती हैं ये कई तरीके की प्रविधियों का निर्धारण करती हैं, जिनसे व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जीविकोपार्जन करता है। ठीक है, और ये प्रौद्योगिक प्रविधियां भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कार्य करने की जो प्रवृत्तियां होती हैं वे विभिन्न प्रविधियों का निर्धारण करती हैं, जिनसे व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये प्रौद्योगिकी प्रविधियां भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं, और जिस तरह का भौतिक पर्यावरण होगा उसी प्रकार की व्यक्ति की आदतों का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, और उन आदतों के अनुकूल ही क्या होंगे, व्यक्ति के विचार भी विकसित होंगे। ठीक है, जैसे जैसे नई नई प्रविधियां आएंगी नए नए विचारों का निर्माण होगा। इसी आधार पर वे कहते हैं विचारों में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है, जिससे समाज परिवर्तित होता है। ठीक है, विचारों में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है और जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। तो ये सब बातें किसने की हैं, वेबलन ने की है, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है जातियाँ सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप हैं जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं। यह तर्क प्रस्तुत करता है ना, किसने किया है, कोहेन, क्रोबर, आंद्रे बेत्ते, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, क्रोबर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है गंदी बस्ती क्षेत्र अपराध, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। गंदी बस्ती क्षेत्र अपराध वेश्यावृत्ति, रोग, पारिवारिक विघटन तथा दूसरे प्रकार के विचलनकारी व्यवहार की विशिष्ट जन्मस्थली है। यह संबंधित क्या है, इससे संबंधित कौन है? WJ गुडे, पार्क एंड बर्जेस, वॉर्ड या फिर अगस्त कॉम्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्क एंड बर्जेस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।